हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज का वीडियो आप सभी की डिमांड पर है क्योंकि आप लोगों ने कहा कि सर मुझे बताइए कि मैं अपनी वाइफ के अगेंस्ट क्या क्या काउंटर केस कर सकता हूं। इससे पहले भी मैं इसी से रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरे एक सब्सक्राइबर ने काफ़ी बार मुझसे कहा कि मुझे इस पर एक नया वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले हर बार की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको भारतीय कानून बेहद आसान भाषा में सबसे पहले पता चल सके। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, मुझसे लखनऊ या दिल्ली चैम्बर में मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए। लखनऊ में मुझसे आपसे मुलाकात हो पाएगी ज़्यादातर, उसके बाद दिल्ली में, लेकिन उसके लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कराइए और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। बिना अपॉइंटमेंट के मुलाकात कर पाना संभव नहीं होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैट्रिमोनियल विवाद होगा तो ताली दोनों हाथ से बजती है, ठीक है। आपकी वाइफ के पास तो क्या अधिकार है, सबको पता है कि आपकी वाइफ, अगर आपका और आपकी वाइफ का, आपकी फैमिली मेंबर्स का आपकी वाइफ से कोई विवाद हो रहा है तो आपकी वाइफ 125 मेंटेनेंस में चली जाएंगी, डोमेस्टिक वायलेंस में चली जाएंगी जो है, और वो आपके अगेंस्ट डावरी प्रोविजन एक्ट में मुकदमा दर्ज करा देंगी। वो आपके अगेंस्ट दहेज प्रथा लगा देंगी, 498A लगा देंगी, और न जाने कितने केसेस हैं जो उनके पास है। वो महिला आयोग में चली जाएंगी और वो ह्यूमन राइट में चली जाएंगी। सब कुछ उनके पास रेमेडी है, लेकिन बतौर पुरुष आपके पास क्या रेमेडी है? बतौर पुरुष आपको सोचना पड़ता है कि मैं कहाँ पर जाऊँ। तो यहाँ पर अगर उसने आपके साथ कुछ गलत करा हुआ है तो आपको 100 बार सोचना पड़ता है। आप वेट करते रह जाते हो कि आखिरकार मैं कौन सा ऐसा स्टेप लूँ जिससे उसको उसके गलत कृत्यों के लिए मैं पनिशमेंट दिला सकूँ, उसको सज़ा दिला सकूँ। ऐसी सिचुएशन आपके लिए बहुत ही ड्रास्टिक हो जाती है और मेंटली हैरेस आप होने लगते हैं। तो उस हैरेसमेंट से बचाने के लिए मैं आपको आया हूं और मैं आपको वो सारे केसेस बताऊंगा, वो काउंटर केसेस आपको बताऊंगा जो आप अपनी वाइफ के अगेंस्ट कर सकते हैं। अगर वो अननेसेसरी में आपको हैरेस कर रही हैं, आपके फैमिली मेंबर्स को हैरेस कर रही हैं, तो आप उनके अगेंस्ट जा सकते हैं। देखिए, आपकी वाइफ आपके ऊपर डीवी का मुकदमा लिखाती है, आपकी मदर फादर सिस्टर के ऊपर डीवी का मुकदमा लिखाती हैं, तो क्या आप नहीं लिखा सकते? देखिए, महिलाओं को अधिकार है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा लिखा सकती है। तो नंबर 1 केस करिए डोमेस्टिक वायलेंस का अपनी वाइफ के ऊपर, अपनी मदर और सिस्टर के बिहाफ पे। कैसे? आपकी मदर को उसने मारा पीटा होगा, गाली गलौज करी होगी, लड़ाई झगड़ा करा होगा, घर में टॉर्चर कर रही होगी, तो अगर वो लेडी है वो मुकदमे डोमेस्टिक वायलेंस के लिखा सकती, तो आपकी मदर भी लेडी है, आपकी सिस्टर भी लेडी है, वो भी मुकदमे उनके ऊपर लिखा सकती हैं। तो मदर के साथ वो भी जो भी क्रूअल्टी कर रही है, मारपीट लड़ाई झगड़ा कर रही है, उसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग एविडेंसेस, गवाह सबूत सारे के सारे कलेक्ट करिए। कोर्ट के थ्रू अगर पुलिस FIR नहीं लिखती है तो कोर्ट के थ्रू जाकर 156(3) में आप FIR दर्ज कराइए और उस दोषी महिला को, अपनी पत्नी, जो दोषी पत्नी है आपकी, जिसने आपकी माता पिता को मारा पीटा लड़ाई झगड़ा करा, उसके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस में आप मुकदमा दर्ज कराइए। और डोमेस्टिक वायलेंस में क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज़ होती है सेम हाउस होल्ड शेयर करना चाहिए। तो इसी आधार पर आपकी वाइफ क्या करती हैं, आपकी सिस्टर को और आपकी मदर को इम्प्लीकेट कर देती हैं और सबको लाइन से उसमें नत्थी करती हुई चली जाती हैं। तो आपकी मदर भी तो उसी घर में रह रही हैं, आपकी बहन भी तो उसी घर में रह रही, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के मुकदमे में सेम हाउस होल्ड शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, सेम एड्रेस होना, सेम लिविंग होना, सेम प्रमाइसेस पर लिविंग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे कंडीशन में जब आप मेंटल फिजिकल क्रूअलिटी अपनी वाइफ के अगेंस्ट, अपनी मदर के बिहाफ पर प्रूव कर ले जाएंगे तो आपकी वाइफ को उनको कंपनसेशन भी करना पड़ेगा, कंपनसेट भी करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर इंजरी के लिए। डीवी का मुकदमा मैं आपको बता दूँ, ये सिविल नेचर का मुकदमा होता है, ठीक है। इसकी प्रोसीडिंग जो होती है सिविल नेचर के तहत होती हैं। हालांकि क्रिमिनल की धाराएं लग रही हैं, क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, लेकिन इसकी प्रोसीडिंग जो भी होंगी सारी की सारी प्रोसीडिंग वो सिविल नेचर की होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगला केस आप अपनी वाइफ के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, मैंने पूरी लिस्ट अपने पास बना रखी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास ये पूरा लिखा हुआ है, मैं जो बता रहा हूँ वो क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद अगला केस क्या कर सकते हैं आप, डेफेमेशन यानी 499 जो है IPC का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए बेसिकली आप देखिए, जो डेफेमेशन होता है क्रिमिनल और सिविल दो नेचर का होता है। तो यहाँ पर हम बात करें क्रिमिनल सिविल, क्रिमिनल जो है डेफेमेशन की बात करें, जैसे मान लीजिए आपकी वाइफ जो है बिना एविडेंसेस के आपके अगेंस्ट, एक मेरे पास मैटर था उसमें उसकी वाइफ ने उसके ऊपर एलिगेशन लगाया हुआ था कि वो इम्पोर्टेंट है, वो मतलब नामर्द है, वो फादर नहीं बन सकता है, ठीक है। उसके बाद उनको बच्चा भी हो जाता है, तो इस आधार पर वो पति जो है डेफेमेशन का केस अपनी वाइफ के अगेंस्ट करता है, क्योंकि वो सारे जगह पर, सारे रिश्तेदारों में, मोहल्लों में ये गाती फिर रही थी, तो डेफेमेशन का केस करता है और विजयी भी होता है, ठीक है।
तो अगर मान लीजिए आपकी वाइफ आपके ऑफिस पर जाती है, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा गाली गलौज मारपीट करने की कोशिश करती हैं, आपकी बेइज्जती करती हैं, आपके ऑफिस प्रेमाइसेस पर इंसल्ट करती हैं, आप उसके बाद मुंह दिखाने लायक नहीं बचते और ऑफिस में किसी को सामना नहीं कर पाते, तो इस कंडीशन में भी आप अपनी वाइफ के अगेंस्ट 499 IPC डेफेमेशन यानी कि मानहानि का मुकदमा भी दर्ज करा सकते हैं। लेकिन बिना सबूत के मत कराइएगा, आपके पास अप्रोप्रिएट एविडेंसेस होने चाहिए, वरना वो उल्टे मानहानि का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज करा देंगी। अब परजुरी यानी कि सेक्शन 340 जो है, सेक्शन 340 CRPC में आप क्रिमिनल मुकदमा उसके ऊपर दर्ज करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास ठोस सबूत होने चाहिए। ये 340 CRPC का मुकदमा कब होगा? जब वो अपनी पिटीशन में अपने जो है एफिडेविट्स में गलत जानकारियां देती हुई कोर्ट को चली आ रही। जैसे मान लीजिए उसने अपनी एफिडेविट में या जानकारी में कोर्ट को बताया हुआ है कि वो ग्रेजुएशन नहीं कर रखी हुई है, लेकिन वो ग्रेजुएट है, या उसकी सैलरी नहीं आ रही है, वो अनएम्प्लॉयड है लेकिन उसकी सैलरी आ रही है, बैंक स्टेटमेंट आपके पास है, तो सारे बैंक स्टेटमेंट, उसकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सारे कागज आप कोर्ट को प्रस्तुत कर दीजिए, या उसके इन्वेस्टमेंट की, उसके प्रॉपर्टी के जो भी डॉक्यूमेंट्स उसने छुपाए हुए हैं कोर्ट से, वो सारे के सारे कोर्ट के सामने आप रख दीजिए। तब यहाँ पर उस कोर्ट में जब वो ऑन रिकॉर्ड कोर्ट फाइल में वो गलत साबित हो जाए, झूठी साबित हो जाएगी, तब आप उसके अगेंस्ट सेक्शन 340 CRPC के तहत परजुरी का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद आगे क्या करना है? आपकी वाइफ एक मुकदमा लिखाती है आपके ऊपर 406 का, यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। वो बेसिकली इसलिए लिखाती हैं क्योंकि वो आरोप लगाती हैं कि उन्होंने आपका स्त्री धन रख लिया है। तो बिल्कुल वो आरोप लगा रही हैं और लगा भी सकती हैं। इसमें कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं उन्होंने 406 के, तो आपने भी कुछ उनको जेवर दिए होंगे, वो बिना परमिशन के, आपकी बिना परमिशन के वो अपने मायके उनको लेकर चली गई होंगी। इस कंडीशन में आप उनके ऊपर 406 का मुकदमा आप भी दर्ज करा सकते हैं। जो आपके इंपॉर्टेंट पेपर थे, डॉक्यूमेंट थे, जिनको उन्होंने सीज कर लिया, फोरफीट कर लिया है, इसके लिए भी आप 406 के तहत मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये रखनी होगी, जैसे ही वो ये सब चीज़ें लेकर जाती हैं इमीडिएटली दर्ज कराइए। अगर पुलिस नहीं लिखती FIR एप्लीकेशन देने के बाद आपके, तो आप ऑनरेबल कोर्ट में 156(3) के तहत लिखाइए। लेकिन अगर आप डिले करेंगे तो डिले से आपको बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होने वाला है। तो इस कंडीशन में इस मुकदमे को लिखाने में कतई आप डिले ना करें 406 के मुकदमे में। अब मान लीजिए आपकी वाइफ जो कहती है हमने दहेज दिया, तो कई लोग पूछते हैं सर मैंने दहेज दिया, वाइफ कह रही मैंने दहेज दिया है, तो कहीं ना कहीं सर आपने लिया है ये एक्सेप्ट हो जाएगा अगर आप उसके ऊपर दहेज देने का मुकदमा दर्ज कराते हो, क्योंकि डावरी प्रोविजन एक्ट ये कहता है कि दहेज लेना देना दोनों अपराध है। तो इसमें कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकली इस मुकदमे में स्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए टेक्निकलिटी इसमें बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं लिया हुआ है तो आप करिए, अदरवाइज अगर कुछ ना कुछ एक्सेप्ट तो गिफ्ट मैट्रिमोनियल चीज़ सेरेमनी में होती ही होती है, तो उसमें आप अपने आप को फंसा सकते हैं। अगला 494 और 495 का मुकदमा आप अपनी वाइफ के अगेंस्ट कर सकते हैं, यानी कि बाइगैमी की मतलब अगर आपकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है, आपसे शादी होते हुए उन्होंने तलाक आपको नहीं दिया, उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, या उन्होंने पहले से शादी कर रखी थी और दूसरी शादी आपसे कर ली बिना आपको बताए हुए, तो इसका आधार पर आप 494 और 95 का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज करा सकते हैं, जो कि एक क्रिमिनल मुकदमा है। इसमें 7 साल की पनिशमेंट होती है, इसमें आप अपनी वाइफ को फंसा सकते हैं। अब अगर आप बाइगैमी प्रूफ कर ले गए हैं तो 419(20) का मुकदमा भी दर्ज करा सकते हैं उनके ऊपर। अगर मान लीजिए आपकी वाइफ ने कहा कि वो ग्रेजुएशन कर चुकी हैं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट उन्होंने आपको प्रोड्यूस नहीं करी, आपके पास इसके प्रॉपर एविडेंसेस हैं और एक्चुअल में आपको पता चलता है कि वो हाई स्कूल भी नहीं पास हैं, तो 419(20) का भी मुकदमा उनके अगेंस्ट आप करा सकते हैं, उनको जेल भिजवा सकते हैं इस मैटर में। उसके बाद जैसे आपने मान लीजिए अपने ससुराल वालों की, अपने पत्नी पक्ष की मदद कोई भी आर्थिक तरीके से करी हुई, पैसे रुपए का कुछ लेन देन किया है, वो ऑन रिकॉर्ड है या अपनी पत्नी को ही आपने दे रखा है, तो उसके लिए आप रिकवरी सूट दाखिल कर सकते हैं, यानी डिमांड लेटर भेज सकते हैं उनको, रिकवरी सूट दाखिल कर सकते हैं, उनसे अपने दिए हुए पैसों की मांग कर सकते हैं। अगर वो नहीं देंगे तो उनके विरुद्ध आप मुकदमा इसमें भी दर्ज करा सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी पत्नी को हर तरीके के मुकदमों में डाल सकते हैं उनके गलत कृत्यों के लिए। मैं यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ कि आपको फर्जी मुकदमे लिखाने हैं, वही मुकदमे लिखाने हैं जो उन्होंने कर रखे हुए हैं, जो गलत कृत्य आपके साथ हुए। उम्मीद है मुझे ये सारे चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ हुई हैं। अब मान लीजिए पत्नी आपकी मारपीट कर रही है, अभद्रता कर रही है आपके माता पिता के साथ, आपके साथ, तो 323, 324, 325 में आप मुकदमा लिखा सकते हैं, उसके लिए भी आप उनको सजा कारित करा सकते हैं। IPC में लिखाने हैं 323, 325, 326, हल्की मारपीट 323, गंभीर मारपीट
24-25 लिखा दीजिए, हड्डी वड्डी टूटेगी तो 25 लग जाएगी। इस तरीके से आप उनके ऊपर ये मुकदमा भी लिखा सकते हैं। अब मान लीजिए गाली गलौज कर रही हैं तो 504, 506 आईपीसी में आप मुकदमा लिखा सकते हैं। और उसके बाद एक और, अगर आपके साथ उनके परिवार वाले, उनके मायके वाले पैसे की लेन देन की बात कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं मुकदमा उठाने के नाम पर, तब आप उनसे 383-84 में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सटॉर्शन ऑफ मनी का मैटर बैठता है, उगाही करने की कोशिश कर रहे हैं धन की वो। तो आई होप ये सारे के सारे जो काउंटर केसेस मैंने आपको बताए हैं वो अपनी पत्नी के ऊपर करके, और अगर वो गलत हैं तो उनको गलत साबित करके उनको सजा दिला सकते हैं और अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपकी पत्नी ही आपके ऊपर केस करती रह गई और आपने कोई केस नहीं करा तो कोई इक्वल प्रेशर नहीं क्रिएट होगा। जब तक इक्वल प्रेशर नहीं क्रिएट होगा तब तक सामने वाली पार्टी झुकेगी नहीं और आप ऐसे ही परेशान रहेंगे। कभी अगर आप डाइवोर्स लेना चाह रहे होंगे या उनसे छुटकाना चाह रहे होंगे, अगर आप ये सारे केसेस कर देंगे, हो सकता है बिना किसी सेटलमेंट के, बिना किसी एलिमनी को मांगे आप उनसे कंप्लीटली मुक्त हो जाएं और वो म्यूचुअल पर रेडी हो जाए कि हमको भैया कोई पैसा नहीं चाहिए, किनारे हो जाओ। तो ये सारे चीज़ें आपको बचा लेंगी। अगर ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ शेयर करना दूसरों के साथ और सब्सक्राइब करना। और अगर पर्सनली लखनऊ में मिलना चाह रहे हैं या दिल्ली में मिलना चाह रहे हैं तो अपॉइंटमेंट बुक कराइए। लखनऊ में मैं ज़्यादातर आपसे मुलाकात कर पाऊँगा। अब दूसरी चीज़, अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो आप बताइए, और डिस्क्रिप्शन में भाई लिंक है, फॉलो कर लीजिए। और किस टॉपिक पर मुझे अगला वीडियो बनाना चाहिए, आपके किस मसले पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, वो आप लोग सजेशन दीजिए, क्योंकि सारे वीडियोस मैं आप लोगों के सजेशन पर ही बनाता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।